रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने देखा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है कि अल्फ़ा ज़ीरो है ना, एंगुलर एक्सीलरेशन हो ही नहीं रहा है और ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से गोल गोल घूम रहा है तो हम बोलते हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। स्पीड जो है वो ओमेगा इंटू आर होती है और वो कांस्टेंट होती है। ये पीरियोडिक मोशन होगा, क्यों? क्योंकि एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद वो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। सो दैट्स वाई दैट इज़ पीरियोडिक मोशन, जिसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं अपन। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? एक रिवॉल्यूशन या एक पीरियड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2/r डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से ये लिख दिया। एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड आ गया। v को हम ओमेगा आर लिख सकते हैं। सो आर से आर कट गया, सो टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2π/ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में टाइम पीरियड ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, बचपन में पढ़ा था हमने, टाइम पीरियड का इन्वर्स। टाइम पीरियड 2π/ओमेगा आया तो इसको पलट के लिख दिया तो फ्रीक्वेंसी आ गई अपने पास, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज ओमेगा/2π, है ना। इसको f बोलते हैं। तो यहीं से अपन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं f के टर्म्स में? 2π/f, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग टर्म्स हैं। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स या पर सेकेंड, और ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। तो अंतर है ना। डायमेंशनली दोनों सेम है, डायमेंशन वाइज दोनों सेम है, बट यूनिट वाइज अलग अलग है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है। फिर वेक्टोरिकली वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर में हमने रिलेशन फाइंड किया, मतलब फाइंड नहीं, बस बताया गया मतलब तुम्हें कि ये रिलेशन होता है। सो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ये याद रखना है ना। ये बेसिक रिलेशन है। लीनियर वेलोसिटी, वी वेक्टर इज लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ जिसकी भी हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो क्योंकि ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री है, जब हम मैग्नीट्यूड लिखने जाएंगे इसका तो साइन 90 डिग्री विल बी 1, इसलिए स्पीड यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ओमेगा इंटू आर आ जाता है सिंपली। फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए जस्ट फील लेने के लिए कि एक पाइवट के अलॉन्ग ये रॉड रोटेट कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी 3 रेडियन पर सेकेंड से। तो बताना है कि जो एक चींटी बैठी है इसके कोने पर, उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी। तो लाइन ज्वाइन कर दी, यही पोजीशन वेक्टर है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया एंगुलर वेलोसिटी को, तो 5 × 3 दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। फिर दूसरी सिचुएशन ले ली, एक अजीब सा सीसॉ है जिसका मिड पॉइंट पे नहीं लगा है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन, बल्कि थोड़ा सा स्कैटर्ड लगा हुआ है। तो 3 मीटर इधर ओवर हैंग्ड है और 5 मीटर इधर ओवर हैंग्ड है, और ये गोल गोल घूमना शुरू किया इसने 5 रेडियन पर सेकेंड से। तो जो बी पॉइंट पर आदमी बैठा है उसकी स्पीड कितनी होगी? 5 × 5, और किस तरफ होगी? ऊपर की साइड। और ए पर जो आदमी बैठा है उसकी कितनी होगी? 5 × 3, नीचे की साइड 15 मीटर पर सेकेंड। फिर एक नेक्स्ट टर्म पे आ गए जो बोला गया रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं जो कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। एक पार्टिकल v1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है कुछ इस दिशा में, दूसरा पार्टिकल v2 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है इस दिशा में। सबसे पहले क्या करो, इन दोनों की लाइन जोड़ दो, लाइन ऑफ जॉइनिंग, ठीक है। इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमने इनको फ्रीज कर दिया और इन दोनों की लाइन ऑफ जॉइनिंग को जोड़ दिया। अब उस लाइन के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लो एक कंपोनेंट, इसका आ जाएगा बी वाले का, और एक कंपोनेंट ए वाले का आ जाएगा। तो उनसे कोई मतलब नहीं है, वो रोटेशनल इफेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे होंगे। रोटेशनल इफेक्ट कौन क्रिएट कर रहा होगा? इनके रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देखे तो ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर साइड आया है v1 साइन अल्फ़ा, और बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नीचे साइड आया है v2 साइन अल्फ़ा। तो ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी लिखोगे तो ऐड करके लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेपरेट हो रहे हैं, इसलिए ऐड करके लिख दिया। एंड डिवाइडेड बाय
इन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस है। तो ये आ गई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना। एक एग्जांपल करके देख लिया कि हमारे पास एक पार्टिकल था जो 3 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा था, और दूसरा पार्टिकल था जो 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा था। दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर्स, और उस लाइन ज्वाइनिंग से ये 60 डिग्री पर है और ये 30 डिग्री पर है, जैसा हमें दिख रहा है फिगर में। तो क्या करना है, सारी वेलोसिटीज़ को लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग रिजॉल्व करो। उनसे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि हमें रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग वाली वेलोसिटीज़ कोई भी इफेक्ट क्रिएट नहीं करेंगी रोटेशन में। रोटेशन में इफेक्ट कौन क्रिएट करेंगी, जो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वाली को रिजॉल्व किया, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया 3√3/2, और इसके लिए 5/2 आया। कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखा तो ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, तो इसका मतलब दिस माइनस दिस लिखेंगे, क्योंकि हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना है। सो दिस माइनस दिस लिखेंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए माइनस किया। ऊपर वाली सिचुएशन में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये ऊपर था और ये नीचे था, इसलिए प्लस करके लिखा था यहाँ पे ना। रिलेटिव वेलोसिटी तो माइनस करना पड़ता है, ठीक है। फिर आगे बढ़े, मतलब अब आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करते हैं, गौर से देखना। वी हैव अ क्वेश्चन विद अस विच इज़ एंगुलर वेलोसिटी of B with respect to A at the instant shown, मतलब फाइंड, ऊपर फाइंड लगा लो, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B with respect to A at the instant shown। तो ये एक पार्टिकल B है जो कुछ ट्रैवल कर रहा है, ये एक्सिस बना लेते हैं। इधर पे पॉइंट A है, और A एक पॉइंट है, वो कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा। B से यहाँ तक का डिस्टेंस इस पॉइंट से A तक का डिस्टेंस D है, और B इस तरफ ट्रैवल कर रहा है V स्पीड से, ठीक है। ये दिया हुआ है सवाल में, और जो लाइन ज्वाइनिंग है A और B की, वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है। दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो हमें बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होगा। तो इसमें भी वही काम करेंगे। A को अब रिजॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि A रेस्ट पर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिजॉल्व किसको करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो V के दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं, एक तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और एक परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आएगा V cos थीटा, जिसका कोई यूज़ नहीं है हमें, और परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग आएगा V sin थीटा। सो अब क्या लिखना है हमें, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। तो यानी कि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है। इसका परपेंडिकुलर क्या है, V sin थीटा, और इसका तो परपेंडिकुलर कुछ है ही नहीं, यानी कि ज़ीरो है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, V sin थीटा डिवाइडेड बाय AB। अब AB कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाली डिस्टेंस दी हुई है हमें D, और ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगी, ये ट्राइंगल समझ लो ऐसा, ये D है, ये थीटा है। सो लेट्स से दिस इज़ डब्बा। सो अगर तुम यहाँ से लिखोगे साइन थीटा, वो आएगा D अपॉन डब्बा। तो डब्बा कितना होगा, डब्बा होगा D बाय साइन थीटा। मतलब ये डिस्टेंस जो है ये है D बाय साइन थीटा, ठीक है। तो ए बी की जगह क्या लिखना है हमें, D बाय साइन थीटा। सो दिस इज V साइन थीटा अपॉन D बाय साइन थीटा। तो दिस टर्न्स आउट टू बी V साइन स्क्वायर थीटा अपॉन D। तो यही हमारी B की एंगुलर वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू A। आ रही है बात समझ में, सर। ठीक है। तो वही प्रोसेस अप्लाई कर दी बस यहाँ पर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ है. ठीक है, दो ऐसे ट्रैक हैं, सर्कुलर ट्रैक्स, एकदम कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर सेम है, और एक की रेडियस आर है और दूसरे वाले की रेडियस 2r है. सो इसकी रेडियस है r और बाहर वाले की रेडियस है 2r. ये दो सर्कुलर ट्रैक्स हैं. तो क्या है, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और सिचुएशन कुछ ऐसी है. एक पार्टिकल जिसका नाम a है वो यहाँ से शुरू हो रहा है. ठीक है, कितनी स्पीड से शुरू हो रहा है, v स्पीड से शुरू हो रहा है. और एक पार्टिकल है यहाँ पर जिसका नाम b है और वो 4v स्पीड से शुरू हो रहा है. तो ये v स्पीड से ऐसे गोल गोल घूम रहा है और ये 4v स्पीड से ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, और दोनों का शुरुआत यहीं हॉरिजॉन्टल लाइन से हो रही है, ऐसे मानना है. ठीक है, सो सवाल को लिखो, फाइंड द मिनिमम टाइम, फाइंड द मिनिमम टाइम आफ्टर विच a and b will be farthest from each other from each other. Also find the time after which they meet. Also find the time when they will again be nearest to each other. ठीक है, तो ये दोनों गोल गोल घूमना शुरू हुए. तो हमें बताना है कि ऐसा टाइम बताओ जब ये मिनिमम टाइम, मतलब कि सबसे मिनिमम टाइम बताओ जब ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर हो जाए, और फिर उसके बाद ऐसा टाइम बताओ कि ये जब फिर से एकदम नियरेस्ट हो जाए. ठीक है, तो बताओ फिर, तो लगाओ दिमाग, कॉमन सेंस या कुछ रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाओ तो इजी पड़ जाए चीज़ें. सोचो, मतलब कि वेट अ थॉट. इसको हम रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में अगर सोचे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा. तो सबसे पहले अपन सोचते हैं कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे. ए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ना, v स्पीड से गोल गोल घूम रहा है, और बी भी अपनी 4v स्पीड से गोल गोल घूम रहा है, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. वेलोसिटी तो चेंज हो रही है दोनों की, है ना. यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है इसकी, ए की, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है ना. ऐसी सिमिलरली इसकी वेलोसिटी यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, स्पीड सेम है बस. तो हम एक काम करते हैं, क्लियरली अगर ऐसा कोई सोच रहा है कि लीनियर वेलोसिटी के रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगा दें तो काम नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि हर सेकंड, हर लम्हे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं हो रही है? एंगुलर वेलोसिटी, है ना. पहले वाले की एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो पहले वाले को अलग से बनाया, लेट्स से उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1. दूसरे वाले को अलग से बनाया, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है लेट्स से ओमेगा 2. तो वक्त के साथ ये चेंज नहीं हो रही है, ये फिक्स्ड है. लेकिन ओमेगा 1 तो पता नहीं है हमें, तो बिल्कुल पता कर लेंगे अपन. कैसे पता करेंगे? स्पीड दी हुई है और आर दिया हुआ है, सो ओमेगा और वी और आर में रिलेशन होता है.
सो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, ऐसा होता है। तो पहले वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले वाले के लिए लिखेंगे v इज इक्वल्स टू ओमेगा वन इंटू आर, ओमेगा वन हो गया इसके लिए v बाय आर। दूसरे वाले के लिए v कितना है, 4v, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4v इज इक्वल्स टू ओमेगा टू इंटू आर। अब रेडियस क्या है इसके लिए रेडियस 2r है, तो यहाँ 2r लिखेंगे। इसके लिए रेडियस r थी यहाँ, इसलिए r लिखा था, ठीक है। तो ओमेगा टू क्या आ गया यहाँ से, ओमेगा टू आ गया 2v बाय आर, ठीक है। तो मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि एक ओमेगा वन से घूम रहा है और दूसरा ओमेगा टू से घूम रहा है। अब अगर हमें एक की स्पीड को रिलैक्स कर देना है ना, एक की स्पीड को रोक देना है, सो व्हाट विल बी द रिलेटिव स्पीड ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। तो हम किसी एक को रोक देते हैं, जिसकी मर्जी उसको रोक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर जो मैं रोक रहा हूँ उसको ही रोकना है, किसी भी एक को रोक सकते हैं। तो मान लो सपोज इसको रोक दिया हमने, ठीक है। ये कितने से घूम रहा था, ये ओमेगा टू से घूम रहा था, दैट वाज 2v बाय आर। और ये कितने से घूम रहा है, ये घूम रहा है ओमेगा वन से, दैट इज़ v बाय आर, ठीक है। तो इसको अगर रोक दिया तो ओमेगा टू को उल्टे डायरेक्शन में इधर जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? देखो बचपन में क्या करते थे अपन कि जैसे एक की वेलोसिटी है इधर v, है ना, लेट्स से ये v a की वेलोसिटी है ये, और b की वेलोसिटी होती थी मान लो सपोज 4v, लीनियर के टर्म्स में बात कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, इट गॉट हैंग्ड। इन दोनों के स्ट्रक्चर में कांस्टेंट चीज़ क्या है ना। तो v तो कतई कांस्टेंट नहीं है, सबसे पहले वो कर लिया, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। लेकिन ओमेगा कांस्टेंट है ना, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली कांस्टेंट है फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल की। तो हम एक को रोकेंगे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी को ज़ीरो करेंगे, ना कि उसकी लीनियर वेलोसिटी को। तो मैं ये बता रहा था कि याद करते हैं वो दिन जब हम दो ऑब्जेक्ट्स की एंगुलर वेलोसिटी लिखते थे। लेट्स से हमें v को स्टॉप करके पूरी b के नज़रिए से देखनी है दुनिया को, तो 4v को जोड़ देते थे इधर, ऐसा कुछ याद आ रहा है। तो इफ़ेक्टिवली b के रिस्पेक्ट में ये 3v से मूव करने लगता था। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पार्टिकल ओमेगा टू से इधर घूम रहा है, ओमेगा टू है 2v बाय आर, इसको कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है a v बाय आर से, ठीक है। ये b था और ये a था। तो अगर मुझे, अब इसको अपन टर्म्स में देख रहे हैं, साइक्लिक सेंस में देख रहे हैं, है ना, अब लीनियर सेंस तो बचा नहीं है। तो अगर इसको स्टॉप करना है, इसको रेस्ट पे लाना है, तो इतना ही अपोजिट में जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 2v बाय आर। तो इफ़ेक्टिवली कितना हो जाएगा, ये a घूम रहा होगा इफ़ेक्टिवली 2v बाय आर क्लॉकवाइज, v बाय आर एंटी क्लॉकवाइज। सो इफ़ेक्टिवली a इज़ मूविंग नाउ v बाय आर एंड b इज़ नाउ स्टॉप्ड, ये रुक चुका है b, ठीक है। तो सिचुएशन कैसी होगी, सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, with respect to b we will say it like this, कि ये b तो रुक गया एग्जैक्टली यहीं पे है, अभी ये कहीं नहीं जा रहा है। और जो a है वो v बाय आर से ऐसे घूम रहा है, यानी कि v स्पीड से उल्टा घूम रहा है। v बाय आर ओमेगा ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b है, तो हम इसके करस्पॉन्डिंगली v रिलेटिव निकालेंगे, स्पीड रिलेटिव, तो वो v आ जाएगी क्लियरली, ठीक है। अब सवाल को समझते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि ऐसा टाइम बताओ, फाइंड द मिनिमम टाइम आफ्टर विच ए एंड बी विल बी फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर। तो बी के नज़रिए से देख रहे हैं, तो ये फारदेस्ट कब होगा ए से, ये तब होगा जब ए घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, तभी फारदेस्ट होगा, ठीक है। यानी कि कितना ट्रैवल कर लेगा वो ट्रैवल कर लेगा पाई एंगल। सो फर्स्ट कि व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू पाई देन दे विल बी फारदेस्ट, दे विल बी फारदेस्ट। अब पाई को कौन कवर कर रहा है, v बाय आर से कवर हो रहा है पाई, है ना। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं यहाँ पे, थीटा इज इक्वल्स टू, जैसे ऐसा होता है ना, ऐसे इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में एस क्या होता है, थीटा एंगल, यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या होता है अल्फ़ा।
अल्फ़ा तो ज़ीरो है, तो वैसे मैं लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में अल्फ़ा तो ज़ीरो है, थीटा कितना ट्रैवल करना है इसको, पाई, ठीक है। ओमेगा इनिशियल कितना है, वी बाय आर, वी बाय आर, और टाइम निकालना है तो टी रख दो यहाँ से। थीटा कितना रखें यहाँ, जब वो पाई घूम जाएगा तब फारदेस्ट आएगा। सो फॉर फारदेस्ट डिस्टेंस थीटा इज इक्वल्स टू पाई, सो पाई इज इक्वल्स टू वी बाय आर इंटू टी। सो टी कितना आ जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग, पाई आर बाय वी, कितना आ जाएगा। तो इतने समय पर पाई आर अपॉन वी समय पर दोनों एक दूसरे से फारदेस्ट होंगे। जब ये बात तो तुम्हें नो ब्रेनर, ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि फिर से नियरेस्ट कब होंगे, जब ये गोल घूम के वापस यहाँ से ऐसा 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 यहाँ पहुँच जाएगा, तब ये फिर नियरेस्ट होंगे। तो उस केस में कितना चक्कर लगेगा, फारदेस्ट के केस में इसका चक्कर लगेगा पाई घूम के 2 पाई घूमा यहाँ तक। सो 2 पाई घूम जाएगा जब ये पार्टिकल, तब फिर वो फारदेस्ट, तब फिर वो नियरेस्ट डिस्टेंस पे आ जाएंगे। सो सेकेंड पार्ट इज फॉर नियरेस्ट सेपरेशन थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो नियरेस्ट सेपरेशन के लिए थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो क्या लिखें, 2 पाई इज इक्वल्स टू वी बाय आर इंटू टी। सो टी कितना हो गया, 2 पाई आर अपॉन वी। तो इतने समय के बाद वो नियरेस्ट हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही? हाँ सर। तो बस कुल मिला के हमको इसको रिलेटिव के कॉन्सेप्ट की तरह समझ के करेंगे अगर, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। असलियत में तो बी भी मूव कर रहा होगा और ए भी मूव कर रहा होगा, है ना। तो इसको नोट कर लो सब लोग, और मुझे बताओ कि ऐसी चीज़ मैंने क्यों ले ली या वैसी क्यों ली, कुछ भी जो भी तुम्हारा थॉट प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसमें एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर, एक्सटेंडेड क्वेश्चन है ये, नोट करो, और इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है तुम्हें, डायरेक्ट आंसर बताना है, क्योंकि एक ज़रा सी चीज़ चेंज होगी जस्ट। सो द क्वेश्चन इज what will be the answers, what will be the answers if velocity of b is reversed, अगर b की वेलोसिटी रिवर्स कर दी जाती तो ये दोनों आंसर क्या होते। ठीक है, कहने का मतलब कि ऊपर वाले क्वेश्चन में बी की वेलोसिटी ऊपर साइड है 4v, ऐसे ना करते हुए नीचे साइड हो जाती 4v, तब क्या होता। तो क्या डिफरेंस आता कैलकुलेशंस में। जो हम रिलेटिव वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो इसमें ये वाली क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज थी तो ये तो वही रहती, लेकिन ये भी ये क्लॉकवाइज हो जाती, 2v/r क्लॉकवाइज हो जाती। और जब इसको रोकते हम तो अपोजिट में जोड़नी पड़ती इधर, तो 2v/r अपोजिट में जुड़ती यहाँ पे रिलेटिवली। सो 2v/r प्लस v/r, दिस वुड बी, कितना हो जाता है ये, 3v/r। सो दिस वुड बी ऊपर की साइड 3v/r, है ना। तो मैं फिर से बना देता हूँ इसको, सेम कॉन्सेप्ट को, कि जैसे ए की रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कितनी आई थी, v/r। सिमिलरली इधर अब इसकी इस तरफ आती, क्योंकि रिवर्स हो चुका है डायरेक्शन, दैट इज़ 2v/r। और इसको स्टॉप करते तो अपोजिट में इधर जोड़नी पड़ती 2v/r। तो इन दोनों का इफेक्ट कितना होता फाइनली, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वुड हैव बीन 3v/r। तो पहले का आंसर कैसे लिखते हैं अपन, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम, और फर्स्ट के लिए थीटा पाई था, सो पाई इज इक्वल्स टू थीटा, ओमेगा क्या चिपकाते हैं अब यहाँ पे, 3v/r इंटू टी। सो टी क्या था, टी आता पाई आर अपॉन 3v। तो ये पहले पार्ट का आंसर होता। सेकेंड पार्ट में नियरेस्ट के लिए, नियरेस्ट पोजीशन के लिए थीटा कितना होता, 2 पाई,
सो 2 पाई इज इक्वल्स टू ओमेगा आई, अब यहाँ पे 3v/r हो जाता, 3v/r इंटू टी। तो यहाँ से टी निकल के आता 2πr/3v। क्या ये मतलब एंटिसिपेट कर पा रहे हो कि मतलब क्या हो रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब एक ब्रेन टीजिंग क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो इसको गौर से देखो। सो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग ऑफ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग ऑफ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक। मिनट हैंड और सेकेंड हैंड कितने टाइम पीरियड के बाद मिलेंगी वापस? ठीक है, तो और एलेबरेट करने के लिए, मान लो सपोज़ ये तुम्हारे पास क्लॉक है और मान लो सपोज़ कुछ 2 बज गए या 3 बज गए, तो ऑफ कोर्स मिनट का कांटा किधर होगा? एकदम ऊपर 12 की तरफ, और सेकंड का कांटा भी मान लो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वही है। ठीक है, नीला वाला है मिनट का कांटा, सफ़ेद वाला है सेकंड का कांटा। तो अब मिनट का कांटा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और सेकंड का कांटा थोड़ी तेज़ी से बढ़ेगा। वैसे बड़ा वाला कांटा सेकंड का होता है, सो कोई बात नहीं, सेकंड के कांटे को बड़ा बना लेते हैं। तो सेकंड का कांटा तेज़ी से चलना शुरू कर देगा और लगभग यहाँ पहुँच जाएगा वो। तो 60 आंसर मत बोलना कि 60 सेकेंड के बाद फिर से मिल जाएगा, क्योंकि 60 सेकेंड पे जब ये वापस पहुँचेगा तो सेकेंड जो मिनट का कांटा है वो थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हो? 60 सेकेंड आंसर क्यों नहीं है इसका? हाँ सर। तो 60 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, ये बात अपन कॉमन सेंस से एंटिसिपेट कर पाते हैं कि हाँ भाई वो मिलेंगे कब, क्योंकि ये तो घूम घाम के 60 सेकेंड में यहाँ पे पहुँच गया, लेकिन ये थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो क्या किया जाए अब, मतलब सोचो बैठ के। तो ये पुराने से पिछले सवाल जैसे ही हो गया। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे थे, यहाँ पे कांटा मूव कर रहा है ना? तो इसको अपन एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में सोच लेते हैं। सो लेट्स से ये वाला जो कांटा है, ये वाला सेकेंड का कांटा है, और ये वाला जो कांटा है ये मिनट का कांटा है। ठीक है, सो टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड कितना है? कितने देर में वो घूम के वापस आ जाएगा? वो है 1 मिनट, है ना? और टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड कितना है? मिनट, अच्छा ये टाइम पीरियड क्यों लिख रहे हैं अपन? हमारा उद्देश्य है कि हमें इनका ओमेगा लिखना है, एंगुलर वेलोसिटीज़ लिखनी है। वी हैव टू राइट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड। इन दोनों की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो दोनों का 62 सेकंड से 62 सेकंड 2 सेकेंड्स ज़्यादा 60 से। तो देखो, पता नहीं तुमने क्या दिमाग लगाया है, लेकिन अब देखो इसको गौर से कि जो टी एम है उसका टाइम पीरियड कितना होगा? उसका टाइम पीरियड होगा 60 मिनट्स। अच्छा, टाइम पीरियड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वहाँ से अपन ओमेगा लिख पाएँ। ओमेगा लिख लेंगे तो फिर एक को स्टॉप कर देंगे और दूसरे को चला देंगे, तो उससे फिर अपन को समझ में आ जाएगा सब ना। सो क्लियरली ये ज़्यादा तेज़ है सेकंड वाला कांटा, क्योंकि 1 मिनट में घूम के ख़त्म हो जा रहा है एक राउंड, और ये 60 मिनट में घूम रहा है, तो ये ज़्यादा तेज़ है। ओमेगा और टी में क्या रिलेशन होता है? ओमेगा इज़
2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से अपन सेकेंड्स क्लॉक का ओमेगा लिख देते हैं, वो कितना होगा, वो होगा 2 पाई बाय 1, है ना। और ये होगा रेडियन पर मिनट में, तो यूनिट भी लिख देते हैं इसकी, हालांकि ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी यूनिट भी लिख देते हैं। और इसका ओमेगा क्या होगा, ओमेगा ऑफ मिनट हैंड विल बी 2 पाई बाय 60, 2 पाई बाय 60 रेडियन पर मिनट, रेडियन पर मिनट, ठीक है। अब रिलेटिव अगर ओमेगा रखें तो एक को रोक देते हैं, दोनों का सेम ही सेंस में है ना, तो ओमेगा एस भी इधर ही है और ओमेगा एम भी इधर ही है। ओमेगा एम कितना है, 2 पाई बाय 60, और ओमेगा एस कितना है, 2 पाई बाय 1। तो एक को रोक दिया हमने, मिनट हैंड को रोक दिया, तो अब उल्टा इधर जोड़ना पड़ेगा, कितना होगा वो, 2 पाई बाय 60 उल्टा जुड़ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। सो इफेक्टिवली ओमेगा ऑफ सेकेंड हैंड with respect to minute hand will be this 2 pi by 1 minus 2 pi by 60. So 2 pi by 1 minus 2 pi by 60. अब अगर इसको वापस इससे टकराना है तो कितना ट्रैवल करके आना पड़ेगा, 2 पाई रेडियंस। मतलब अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हमने मिनट हैंड को तो स्टॉप कर दिया, अब ये यहीं पे है परफेक्टली, लेकिन जो सेकेंड हैंड है वो गोल घूम के यहीं पे अगर आ गया तो बस मिल गया ये फिर से। तो ये कितना डिस्टेंस, कितना एंगल ट्रैवल करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियंस। अब लगा दिया हमने यहाँ पे रिलेटिव का फंडा। सो ओमेगा अल्फ़ा तो ज़ीरो है, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। सो ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना भी है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओमेगा रिलेटिव कितना है, ये वाली चीज़ है। सो 2 पाई बाय 1 माइनस 2 पाई बाय 60 इज इक्वल्स टू ओमेगा थीटा रिलेटिव जो कितना है 2 पाई, 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम निकालना है तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय 60 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। 2 पाई से 2 पाई कट गया तो 1 माइनस 1 बाय 60 कितना होता है, 59 बाई 60, 59 बाई 60 इज इक्वल्स टू 1 बाई टी। तो टी क्या निकल के आया यहाँ से, 60 बाय 59। अच्छा यूनिट्स क्या लिखी थी, यूनिट्स लिखी थी हमने रेडियन पर मिनट, यानी कि जो समय निकल के आया है वो मिनट में निकल के आया है। सो दिस इज दिस मैनी मिनट्स, इतने मिनट्स ट्रैवल करके वो वापस एक दूसरे से टकरा जाएंगे। सो नोट कर लो इसको, नोट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझ लो कि दोनों ही क्वेश्चन एकदम सेम है। क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि रोटेशनल मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन होता है तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो विजुलाइज करना आसान हो जाएगा अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि दोनों की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटीज़ हैं। अच्छा कांस्टेंट नहीं भी होंगी अगर, है ना, एसिलरेटेड भी होगा तो फिर रिलेटिव एसिलरेशन भी ले लेंगे, रिलेटिव एंगुलर एसिलरेशन भी ले लेंगे। तब यहाँ तो दोनों का ही एंगुलर एसिलरेशन ज़ीरो था तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो ही आता। रिलेटिव एंगुलर एसिलरेशन भी ज़ीरो आ गया इन दो एग्जांपल्स को जो हमने सॉल्व किया। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पर एंगुलर एसिलरेशन भी है दोनों पार्टिकल्स का, तो फिर वहाँ पे रिलेटिव एंगुलर एसिलरेशन भी ले लेंगे इन एडिशन टू दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू particles A and B moves on a circle, moves on a circle initially
particle A and B are diagonally opposite to each other okay, particle A moves with angular velocity pi radian per second and angular acceleration pi by 2 radian per second square and angular acceleration pi by 2 radian per second square. Particle B moves with constant angular velocity 2 pi radian per second in the same sense of rotation in the same sense of rotation so find the time after which they will collide तो जो गिवन सिचुएशन है सबसे पहले तो उसके हिसाब से डायग्राम बनाओ. डायग्राम सही बन गया तो आंसर तुरंत निकल के आएगा. ये वर्ड प्रॉब्लम है जस्ट कि तुम्हें कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में दिया हुआ और उससे तुम्हें सिचुएशन को डिकोड करना है. सो हैव योर 2 minutes एंड स्केच द सिचुएशन. ओके सो देखते हैं इसको. 2 पार्टिकल्स हैं ए और बी. दे मूव्स ऑन अ सर्कल. एक ही सर्कल पे दोनों मूव कर रहे हैं. ठीक है. इनिशियली पार्टिकल ए एंड बी आर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर. तो शुरुआत में दोनों एक दूसरे से डायगनली अपोजिट है. सो लेट्स से हमारे पास एक सर्कल है जिस पे ये दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं. सर्कल तो नहीं बना, ये एलिप्स बन गया. ये बना सर्कल. तो लेट्स से पार्टिकल ए और बी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पर है. ये ए, ये बी. दिस इज ए एंड दिस इज बी. अब ए के बारे में क्या कहा गया है? पार्टिकल ए मूव्स विथ एंगुलर वेलोसिटी पाई रेडियन पर सेकेंड एंड एंगुलर एक्सीलरेशन पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. सो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? लेट्स से ये ऐसा जा रहा है फ़िलहाल के लिए, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है पाई रेडियन पर सेकेंड और एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है? पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. पार्टिकल बी मूव्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो पार्टिकल बी का कोई एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि लिखा है यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, यानी देयर इज़ नो एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल बी. और कितना है एंगुलर वेलोसिटी? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड इन द सेम सेंस ऑफ रोटेशन. तो अब अगर ए इधर जा रहा है और बी का सेम सेंस ऑफ रोटेशन है तो बी किधर जाएगा? बी इधर जाएगा. अगर ऐसा चला गया तब तो अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन हो जाएगा. ठीक है. तो बी इधर जाएगा और कितने से जाएगा? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड से. ठीक है. क्योंकि 2 पाई रेडियन पर सेकेंड से जा रहा है वो. फिर बोला गया कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड. तो ऐसा टाइम बताओ जब वो कोलाइड कर जाएंगे. तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, किसी एक को स्टॉप कर देते हैं, है ना. दोनों ही सर्कुलर मोशन में है, एक को स्टॉप कर देते हैं. तो लेट्स से हमने बी को स्टॉप कर दिया. बी को स्टॉप कर दिया तो इस सेंस में इसका क्या है? एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई, तो इधर जोड़नी पड़ेगी. ठीक है. तो कितनी जोड़नी पड़ेगी? 2 पाई रेडियन. अच्छा, ये तो सेम सेंस हो गया, अपोजिट सेंस में जोड़नी पड़ेगी ऐसी. क्योंकि अगर हमने, एक मिनट, अगर ये देखो, इसकी
एंगुलर वेलोसिटी इस सेंस ऑफ रोटेशन में, दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें कैसी जोड़नी पड़ेगी इसको काटने के लिए, हमें अपोजिट सेंस में जोड़नी पड़ेगी, यानी कि क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ पे क्लॉकवाइज कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा। 2 पाई ऐसा जुड़ गया यहाँ पे, तो पाई तो ऐसा था और 2 पाई और ऐसा जुड़ गया। एंगुलर एसिलेशन तो था नहीं इसका कुछ, तो फिर एंगुलर एसिलेशन तो इसका पाई/2 ही रहेगा। सो दिस सिचुएशन विल बी लाइक कि एक सर्कुलर मोशन है, बी रेस्ट पे है यहाँ पे, और ए जो है वो मूव कर रहा है कितने से, 2 पाई अब क्लॉकवाइज हो चुकी है और एंटी क्लॉकवाइज पाई है, तो इफेक्टिवली 2 पाई माइनस पाई विल बिकम पाई, और वो किधर सेंस ऑफ रोटेशन होगा उसका, एंटी क्लॉकवाइज। सो पाई रेडियन पर सेकेंड। और एंगुलर एसिलरेशन कितना होगा, एंगुलर एसिलरेशन होगा पाई/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में वो एंटी क्लॉकवाइज ही दिया था। ठीक है, कुल मिला के अब इस ए पार्टिकल को इससे टकराने के लिए कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, यानी कि कितना रेडियन ट्रैवल करना है, इसको पाई रेडियन ट्रैवल करना है। ठीक है, तो हम अपने जनरल साइन कन्वेंशन में किसी एक को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, सो ये क्या है, ये तो क्लॉकवाइज है थीटा, सो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई। ठीक, ओमेगा क्या है, ओमेगा भी क्लॉकवाइज है, सो ओमेगा इज ऑल्सो माइनस पाई रेडियन पर सेकेंड। और एंगुलर एसिलरेशन कितना है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो प्लस होगा। सो एंगुलर एसिलरेशन इज प्लस पाई/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब लगा दो इक्वेशन, क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए समय। ठीक है, समय के लिए सेकेंड इक्वेशन लगानी पड़ेगी। क्या है सेकेंड इक्वेशन, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। अब ओमेगा इनिशियल ही है ये, दिस इज ओमेगा इनिशियल इटसेल्फ, शुरुआत की एंगुलर वेलोसिटी है, तो रख दो इसमें पाई की जगह, थीटा की जगह क्या रखो, माइनस पाई। सो ये माइनस पाई, ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस पाई, समय निकालना है तो टी रख दो, प्लस हाफ अल्फ़ा इज पाई/2 एंड टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, सब तीनों में पाई कॉमन है तो पाई कट जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन बनेगी -1 इज इक्वल्स टू माइनस टी प्लस टी स्क्वायर बाय 2 × 2 दैट इज़ 4। तो इसको सॉल्व किया फर्दर तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, -4 इज इक्वल्स टू -4t प्लस टी स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर -4t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी चीज़ का, किसका, t-2 का, तो t-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से t की क्या वैल्यू आ गई, 2 सेकेंड्स, यानी 2 सेकेंड बाद वो टकरा जाएंगे। तो असल में चल तो दोनों ही रहे होंगे, है ना, लेकिन अगर हमने एक को रोक के देख लिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा, बहुत इजीली हम आंसर्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमने इसको रोका था बी को, तो किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि ए को रोक सकते थे क्या, तो बिल्कुल ए को भी रोक सकते थे, तब भी यही आंसर आता। उस केस में ए रुक जाता, बी को ऐसे ट्रैवल होकर यहाँ तक आना पड़ता। सर हाँ निखिल, सर मैंने पता नहीं क्या किया लेकिन आंसर 2 सेकंड ही आ रहा था। मैं सोच रहा था मैंने शायद गलत किया और आंसर 2 सेकंड क्यों आ रहा है सर। वो दिव्य शक्ति, आज तुम फिजिक्स के ऊपर पहुंच चुके हो, तुम फिजिक्स से भी ऊपर निकल चुके हो। नहीं सर, मैंने क्या किया, मैंने लिखा ओमेगा इक्वल टू पाई/टी, हाँ, पाई/टी टी इक्वल टू 2 सेकंड आ गया इस स्टेप में। मैं सोच रहा इतनी जल्दी कैसे आंसर आ गया मेरा। एनलाइटनमेंट के करीब हो तुम। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत गौर से समझ के सीख लो। रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो हम एक सर्कुलर मोशन कंसीडर करते हैं।
तो पहले मैं डेरिवेशन वगैरह बता रहा हूँ, तो इसमें बस थोड़ा सा ऑन द स्पॉट दिमाग लगा लो ताकि रिज़ल्ट अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो मैं तुम्हारे दिमाग को बस फोकस होते हुए देखना चाहता हूँ इधर, तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये सर्कुलर मोशन का एक मतलब पार्टिकल का पाथ है जो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है। लेट्स से किसी रैंडम टाइम पर उसकी पोजीशन यहाँ पर है और रेफरेंस पॉइंट से जो एंगल है, रेफरेंस लाइन से जो एंगल है वो बन रहा है थीटा, ठीक। तो अपन इसकी पोजीशन वेक्टर को कैसे डिफाइन कर दें, आर वेक्टर, ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को एक तो रेडियस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लेते हैं और एक रेडियस से परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लेते हैं। मतलब हमने एक्सिस सिस्टम जो हमारी एक्स और वाई वाली थी उसको भूल गए और नई एक्सिस सिस्टम बना दी, जहाँ पर एक एक्सिस सिस्टम रेडियस के अलॉन्ग है और एक एक्सिस टेंजेंट के अलॉन्ग है, ठीक है। तो जैसे एक्स के अलॉन्ग जो एक्सिस होती थी उसको अपन यूनिट वेक्टर को आई कैप बोलते थे, वाई के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता था वो जे कैप होता था। तो हम इसको बोल देते हैं कि इसके अलॉन्ग, है ना, जो रेडियस के अलॉन्ग है उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है ई आर कैप, ठीक। ऐसे ही जस्ट नाम रख दिया उसका, ताकि जैसे आई कैप और जे कैप होते थे वैसे एक नया नाम दे दिया कि रेडियस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है दैट इज़ ई आर कैप, और रेडियस से जो परपेंडिकुलर है यानी कि टेंजेंट के अलॉन्ग उसको नाम दे दिया लेट्स से ई टी कैप। ऐसा नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अभी आएगा बाद में समझ में, जब अपन इनके टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे एक्सीलरेशन को तब सारी चीज़ें समझ में जाएंगी। सो लेट्स से दिस इज़ पॉइंट पी जहाँ पर पार्टिकल है उस टाइम पर, ठीक है। तो अभी बस मैंने सिम्बॉलिकली तुम्हें क्या बोला कि हमने इस पॉइंट पी पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली और रेडियस के अलॉन्ग एक एक्सिस ड्रॉ कर ली, और दोनों जो नई एक्सिस सिस्टम मिली है उसमें एक के यूनिट वेक्टर को जो रेडियस के अलॉन्ग है उसको ई आर कैप बोल दिया, और जो टेंजेंट के अलॉन्ग है उसके रेडियस वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर को ई टी कैप बोल दिया। सो ई आर कैप एंड ई टी कैप are unit vectors are unit vectors along radial and tangential directions and tangential directions, ठीक है। तो अब देखो ज़रा गौर से, अब मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ इस एक्सिस सिस्टम को, है ना, ताकि अपन थोड़ा अच्छे से समझ पाए। सो ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन, ये वाली है टेंजेंट वाली लाइन। सो दिस इज़ ई टी कैप, और इससे जो परपेंडिकुलर है दैट इज़ ई आर कैप, ठीक है। तो ये ऐसा है और ये वाला एंगल थीटा है। तो हमने यहाँ से एक रेफरेंस लाइन भी खींच ली, है ना। रेफरेंस लाइन यानी कि हमारा जो ओरिजिनल एक्सिस सिस्टम था वो भी खींच लिया। सो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है थीटा। क्यों, समझ जाओ, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ये थीटा है अगर तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब देखो हमारी ओरिजिनल एक्सिस सिस्टम में ये क्या था, ये था आई कैप, और ये क्या था, ये था जे कैप। तो अपन अब पुराने एक्सिस सिस्टम वाले कंपोनेंट्स को नए एक्सिस सिस्टम वाले कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। सो हाउ वी गोना रिजॉल्व दिस, आई को रिजॉल्व करो, एक इधर आएगा, कितना आएगा वो आई कॉस थीटा, so उसको लिख दिया आई कैप कॉस थीटा, और एक इधर आएगा, है ना, कितना आएगा आई कैप साइन थीटा। सिमिलरली जे कैप है, इसको रिजॉल्व करते हैं। जे कैप का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, आई होप यू आर विथ मी। जे कैप का एक कंपोनेंट आएगा वो होगा जे कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो होगा जे कैप साइन थीटा। तो मतलब हमने कुछ नहीं किया, बस इन आई कैप और जे कैप जो ओरिजिनली था उसको रिजॉल्व कर लिया नए एक्सिस सिस्टम की तरफ और उसको मिटा दिया, अब उसका कोई काम नहीं बचा, ठीक है।
तो अब देखो, अगर अपन पुराने एक्सिस सिस्टम के नज़रिए से देखें, सो ई आर कैप को क्या लिख सकते हैं अपन? ई आर कैप को लिख सकते हैं जे साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बराबर होने चाहिए वेक्टर, मतलब कि जस्ट हमने नाम बदला है, काम तो वही है दोनों का। सो ई आर कैप विल बी कॉस थीटा आई कैप, ये वाला, प्लस साइन थीटा जे कैप, प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, और ई टी कैप क्या होगा? ई टी कैप विल बी जे कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। सो दिस इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमारे पास असल में थीटा जैसे जैसे वेरी करेगा, वैसे वैसे ई आर वैक्टर और ई टी वैक्टर वेरी करते जाएंगे। तो हम इसका फंक्शन लिखना चाहते हैं बस थीटा के टर्म्स में, कि जैसे जैसे थीटा वेरी कर रहा है तो रेडियल वेक्टर क्या होगा और टेंजेंशियल वेक्टर क्या होगा। ये बात समझ में आ रही है अभी तक? यहाँ तक अभी मतलब जस्ट अपन माहौल बना रहे हैं कि टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन क्या होते हैं। अभी हाँ टेंजेंशियल सर। एसिलरेशन और टेंजेंशियल रेडियल एसिलरेशन पे पहुँचे नहीं है अभी, तो जस्ट अपन डायरेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, अब एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में करने जा रहा हूँ कि वंस वी हैव गॉट द वैल्यूज़ ऑफ unit vector along radial direction and unit vector along tangential direction, we are gonna differentiate it. So उठा के अपन ने इसको differentiate किया। So d by dt of e r cap, कुछ नहीं, बस इसको उठा के differentiate कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। किसके टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? टाइम के टर्म्स में। सो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा एक अलग वेरिएबल है, थीटा के टर्म्स में तो डिफरेंशिएट किया नहीं है, तो साथ में चेन रूल से डी थीटा बाई डी टी भी लिखना पड़ेगा, और ये आ जाएगा आई कैप के लॉ। ठीक है, फिर साइन थीटा पे ही करेंगे वो चीज़। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा, सो प्लस कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी टी भी आएगा एक इंटू जे कैप। ठीक है, फिर डी बाई डी टी ऑफ ई टी कैप करने वाले हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ ई कैप किया तो यहाँ से क्या आया? माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस थीटा, सो माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप, ये आ गया। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, ये देखते हैं ज़रा अभी। अब सोचो, थीटा क्या है? थीटा वो कितना एंगल ट्रैवर्स कर रहा है, सो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? डी थीटा बाई डी टी विल बी नथिंग बट ओमेगा। सो डी थीटा बाई डी टी को अपन जो भी उस मोमेंट पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी है उससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी की जगह ओमेगा आएगा, यहाँ पे भी ओमेगा आएगा। ठीक, यहाँ पे भी ओमेगा आएगा और यहाँ पे भी ओमेगा आएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस में से ओमेगा को कॉमन ले सकते हैं अपन। तो देखना, सबसे पहले इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करते हैं। सो ये आया अपने पास डी बाई डी टी ऑफ ई आर कैप इज इक्वल्स टू, ये डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो जाएगा, ये डी थीटा बाई डी टी ये भी ओमेगा हो जाएगा, तो ओमेगा बाहर कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफ ढूंढते हैं कहीं कि ऐसा कोई कुछ लिखा था क्या अपन ने, तो ढूंढने चले तो ये क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो ढूंढने चले, देखो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये तो ई टी कैप है ना, मतलब इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं? इस चीज़ को ई टी कैप लिख सकते हैं। सो दिस टर्न्स आउट टू बी ओमेगा इंटू ई टी कैप। ठीक है, तो ये पहले का मैनिपुलेशन हो गया। दूसरे के मैनिपुलेशन पे गए तो यहाँ पे इसको लिखा है ऐसे डी बाय डी टी ऑफ ई टी कैप
अब यहाँ पे ये ओमेगा है और ये भी ओमेगा है, तो हम और माइनस भी है दोनों में, तो माइनस ओमेगा कॉमन ले लिया। सो माइनस ओमेगा ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा? अंदर बचा यहाँ से साइन थीटा और यहाँ से कॉस थीटा और यहाँ से साइन थीटा। सो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या था? ये ई आर कैप था, है ना, ये वाली चीज़। इतने बड़े एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू ई आर कैप। सो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ ई टी कैप। ठीक है, तो मैथमेटिकली अपन यहाँ तक पहुँच गए, डी बाई डी टी ऑफ ई आर कैप। हालांकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट तुम अभी अप्रिशिएट करते जाओ कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है। फाइनली तो जो मैं बताऊँगा वो याद रखना है। तो अब देखो गौर से, अब अपन देखते हैं, वापस आ जाते हैं। मतलब अभी अपन ने मैथमेटिकल यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें लिख ली हैं, ठीक है। अब सारे पैरामीटर्स लिखना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। सो हमारे पास ये सर्कल है, यहाँ पे पार्टिकल है और कहा गया है कि ये वाला एंगल थीटा बन रहा है। सो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये होगा आर कैप इज़ द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो आर कैप को क्या लिख सकते हैं अपन? आर कैप को लिख सकते हैं, अगर अपन केवल और केवल नए कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम से आर के अलॉन्ग लिखें, मतलब ये हमारी एक्सिस है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं रेडियस दैट इज़ मैग्नीट्यूड, और जो भी यूनिट वेक्टर है इसके अलॉन्ग दैट इज़ ई आर कैप। सो दिस पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन एज रेडियस इंटू ई आर कैप। और ई आर कैप क्या था? ई आर कैप ऊपर देखो लिखा था अपन ने, ई आर कैप लिखा था कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। सो दिस टर्न्स आउट टू बी आर इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो अगर ऐसे लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, नए से एक्सिस सिस्टम के हिसाब से, रेडियल एक्सिस सिस्टम के हिसाब से, या फिर पुराने एक्सिस सिस्टम के हिसाब से तो ऐसे लिख ही सकते हैं। और ये तो हम वेक्टर्स के रिजोल्यूशन से ही जानते हैं कि बहुत आसानी से ये लिखा जा सकता है। कैसे? कि आर क्या है? आर यहाँ पे है और थीटा एंगल ये है। सो जब हम इसको रिजॉल्व करने जाएंगे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या आएगा? आर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा आर साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा आई कैप एंड आर साइन थीटा जे कैप, तो ये तो अपन लिख ही सकते हैं। तो ये होगा भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। तो मतलब क्या करना चाहते हैं हम नए एक्सिस सिस्टम ई आर के टर्म्स में पोजीशन लिखना चाहते हैं, तो लिख दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन सेकेंड पार्ट पे, दैट इज़ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर, अब वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी वेक्टर इज़ नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी इज़ नथिंग बट डी आर बाई डी टी, यानी कि इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो डी बाई डी टी ऑफ आर ई आर कैप। आर तो कांस्टेंट है, रेडियस इज कांस्टेंट, सो आर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? डी बाई डी टी ऑफ ई आर कैप। और इसको ई आर कैप को का डेरिवेटिव अपन ऊपर निकाल चुके हैं, तो डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ ई आर कैप इज़ नथिंग बट ओमेगा इंटू ई टी कैप। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इसको, वेलोसिटी वेक्टर इज आर इंटू ओमेगा इंटू ई टी कैप। ठीक है, तो अब ये बात क्या बता रहा है? ये बात बता रहा है कि लीनियर वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आर ओमेगा होगा, और डायरेक्शन किस तरफ होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलॉन्ग, जो कि सही बात है ना। ये बात तो अपन नॉर्मली कॉमन सेंस से भी एंटिसिपेट कर सकते हैं। मान लो सपोज यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है, और तुमसे बोला जाए कि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ होगी, तो तुम कहोगे इस पॉइंट पर टेंजेंट के अलॉन्ग, इधर है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट के अलॉन्ग, तो ई टी कैप के अलॉन्ग ही होगी, और जहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर इंटू ओमेगा। ठीक है,
तो यहाँ से कंक्लूजन लिख देते हैं. सो स्पीड इज़ ओमेगा आर. स्पीड जो है वो ओमेगा आर होगी. एंड इज़ ऑलवेज along the tangent. एंड इज़ ऑलवेज along द टेंजेंट. हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होगी स्पीड. ठीक है. तो वेलोसिटी वेक्टर पे आ गए. ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर की बात. अब आ जाते हैं हम एक्सीलरेशन वेक्टर पे. सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सीलरेशन वेक्टर. तो एक्सीलरेशन वेक्टर की बात हो रही है, एंगुलर एक्सीलरेशन की नहीं है ना. तो ए निकालना चाहते हैं अपन. तो एक्सीलरेशन वेक्टर क्या होता है? एक्सीलरेशन वेक्टर होता है वेलोसिटी वेक्टर का डेरिवेटिव. अब वेलोसिटी वेक्टर क्या आया है? वेलोसिटी वेक्टर ये आया है निकल के. ठीक है. सो इसको यूज़ कर लेते हैं. डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा इंटू ई टी. आर ओमेगा इंटू ई टी कैप. अब देखो यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है और क्या क्या कांस्टेंट नहीं है. तो आर तो कांस्टेंट है क्योंकि वो रेडियस है उस सर्कुलर मोशन की. ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, हमें पता नहीं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नहीं. सो वी डू नॉट नो कि ओमेगा कांस्टेंट है कि नहीं. तो ओमेगा को भी वेरिएबल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा. और ई टी भी वेरिएबल है क्योंकि हर मोमेंट पर ई टी वेक्टर चेंज हो रहा है. देखो हर मोमेंट पर टेंजेंस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये भी वेरिएबल है. तो केवल इसको बाहर निकाल सकते हैं. तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? आर बाहर आ जाएगा और हमें टाइम के साथ किसका डेरिवेटिव करना है? ओमेगा इंटू ई टी कैप का. सो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ई टी कैप. अब जब दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होता है और उसका डिफ्रेंसिएशन करना होता है तो हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ता है. क्या होता है प्रोडक्ट रूल? लेट्स से हमें डेरिवेटिव करना है डी बाई डी टी ऑफ ए इंटू बी. दो क्वांटिटीज़ हैं ए और बी, उनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना है. तो सबसे पहले हम ए को एज इट इज़ लिख देते हैं और बी का डेरिवेटिव चिपका देते हैं. प्लस फिर बी को एज इट इज़ लिख देते हैं और ए का डेरिवेटिव चिपका देते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? आर तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है. यहाँ पर ओमेगा को एज इट इज़ रख दो, डेरिवेटिव ऑफ ई टी चिपका दो. फिर प्लस ई टी को एज इट इज़ रख दो और ओमेगा का डेरिवेटिव चिपका दो. ये प्रोडक्ट रूल होता है यहाँ पे. अब डेरिवेटिव ऑफ ई टी कैप. डेरिवेटिव ऑफ ई टी कैप निकाल चुके हैं हम. क्या है वो? ये निकाला था ओमेगा इंटू ई आर कैप. सो डेरिवेटिव ऑफ ई टी कैप इज नथिंग बट ओमेगा इंटू ई आर कैप. सो आर इंटू ओमेगा, और इसकी जगह क्या लिखना है? डेरिवेटिव ऑफ ई टी कैप इज ओमेगा इंटू ई आर कैप. सो ओमेगा इंटू ई आर कैप. इसका काम हो गया. ठीक है. प्लस ये ई टी कैप और डी ओमेगा बाई डी टी. डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है. दिस इज़ नथिंग बट अल्फ़ा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फ़ा. ठीक है. तो अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं पूरा फाइनली. सो फाइनली व्हाट वी हैव? आर इंटू ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप प्लस आर इंटू अल्फ़ा इंटू ई टी कैप. तो अब जो नेट एक्सीलरेशन है वो दो दिशाओं में आ रहा है. कौन कौन सी दिशाओं में आ रहा है? एक तो रेडियल दिशा में और एक टेंजेंशियल दिशा में. ठीक है. सो अगर अपन ड्रॉ करना चाहें तो इस पॉइंट पर एक तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है इस दिशा में और एक टुवर्ड्स रेडियस है. वो किस दिशा में है? वो इस दिशा में. अच्छा एक मिनट, ज़रा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? यहाँ पे ई टी कैप का डेरिवेटिव लेना था. सो ई टी कैप का डेरिवेटिव. अच्छा एक गड़बड़ यहाँ पे मैंने की है कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया है ना. यहाँ पे नेगेटिव भी आना चाहिए, तो यहाँ नेगेटिव भी करेक्ट करो इसको. नेगेटिव आएगा. और ई टी वेक्टर के डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर केवल एक जगह ही किया है हमने, वो कि यहाँ पे किया है ना. तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा. तो यहाँ नेगेटिव आया तो ओवरऑल यहाँ भी नेगेटिव आएगा. ठीक है. तो अब देखो इसको.
तो फाइनली हमारे पास जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो एक तो आ गया रेडियल वेक्टर के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो रेडियल वेक्टर बनाया, तो वो किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, ठीक है। लेकिन जो एक्सेलरेशन आ रहा है कंपोनेंट ये वाला, वो रेडियल वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में ना हो कि अपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर है, वो टेंजेंट की दिशा में, कितना है वो 80, उसका मैग्नीट्यूड है आर अल्फ़ा, और ये ए आर का मैग्नीट्यूड कितना है ओमेगा स्क्वायर आर। सो जो हमने नेट एक्सेलरेशन लिखा है वो कुछ ऐसा होगा, दो वेक्टर्स का हमने वेक्टर सम ले लिया, तो इधर कहीं पे आएगा डिपेंडिंग अपॉन कि ए आर और ए टी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। सो दिस इज द सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन, एंड दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इनको लिख लेते हैं हम डिटेल में। सो फर्स्ट इज रेडियल या सेंट्रीपिटल या नॉर्मल, ऐसे कहीं भी शब्द आ जाए, रेडियल लिखा जाए, सेंट्रीपिटल लिखा जाए, नॉर्मल लिखा जाए, उसका यही मतलब है, ठीक है। एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन सेम ही वर्ड होते हैं। सो व्हाट्स दिस, दिस इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज component of acceleration directed towards the center of the circle, towards the center of the circle, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ए आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ए सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन मतलब एक ही है सबका। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर आर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हम ओमेगा को लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। क्या रिलेशन देखा था हमने लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा का, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। सो ओमेगा कैन बी रिटन एज v बाय आर। सो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन, v बाय आर, ये हो जाएगा v बाय आर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। सो दिस इज v स्क्वायर, और नीचे भी आर स्क्वायर बनेगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो v स्क्वायर बाय आर। सो दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। और ये वैल्यू इंस्टेंटेनियस होती है ना, जो भी उस मोमेंट पे ओमेगा है या जो भी उस मोमेंट पे वेलोसिटी है, उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन देगा। हो सकता है आगे जाके, लेट्स से मान लो सपोज यहाँ पे इसकी लीनियर वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और रेडियस है लेट्स से 5 मीटर। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाय आर। v कितना है यहाँ पे 3 स्क्वायर, और r कितना है यहाँ पे 5। तो कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आएगा 9/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो सकता है ये स्पीड अप हो रहा हो, यहाँ पे पहुँच के इसकी स्पीड हो जाए लेट्स से 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस मोमेंट पर अगर अपन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 4 स्क्वायर बाय रेडियस, सो दैट इज़ 16/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इंस्टेंटेनियस। तो ये बात हमें याद रखनी है। सो एक छोटा सा एग्जांपल कि लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड टेंजेंशियल स्पीड है, और रेडियस है 15 मीटर्स। तो बताओ इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा इस इंस्टेंट पे, एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो क्या करोगे, कुछ नहीं, बस v स्क्वायर बाय आर चिपका दोगे। तो v कितना है यहाँ पे 10 स्क्वायर, r कितना है 15, तो हो गया ये 100/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक और एग्जांपल कि मान लो सपोज लीनियर वेलोसिटी नहीं दी, एंगुलर वेलोसिटी दी है, और एंगुलर वेलोसिटी है पार्टिकल की 3 रेडियन पर सेकेंड,
3 रेडियन पर सेकेंड। थ्री रेडियन पर सेकेंड। और जो रेडियस है वो है लेट्स से 2 मीटर। तो बताओ इस मोमेंट पे इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा? तो कहेंगे हम कुछ नहीं, ओमेगा स्क्वायर बाय आर हो, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा। ओमेगा कितना है यहाँ पे? 3 स्क्वायर इंटू आर, सो आर इज़ 2, सो 9 इंटू 2 इज़ 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा या रेडियल एक्सीलरेशन। समझ में आ रही है बात? तो बस इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मतलब ऊपर का डिस्कशन वो हुआ, संपूर्ण हुआ। ये चीज़ नहीं भूलना, बस ये दो फॉर्मूले नहीं भूलने, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के फॉर्मूलेज हैं। ये दोनों सेम ही चीज़ लिखी हुई है, ओमेगा स्क्वायर आर लिख लो चाहे वी स्क्वायर बाय आर लिख लो, सेम ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि ओमेगा और वी को ऐसे रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, फिर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में लिख लेते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो बचपन में 9th क्लास में तुमने एनसीईआरटी की किताब देखी होगी, तो उसमें ऐसे लिखा होगा कि मान लो तुमने एक पत्थर बांधा एक रस्सी से और गोल गोल घुमाने लगे उस रस्सी को, ठीक है? तो तुम्हें किस तरफ फोर्स लगाना पड़ता है? अंदर की साइड खींचना पड़ता है रस्सी को, तब वो गोल गोल घूमती है। अंदर की साइड खींचना पड़ता है, वही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है उसका। तो वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है? ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पार्टिकल है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस तरफ होगा। यहाँ पे पहुँच गया पार्टिकल तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फिर इस तरफ होगा। यहाँ पे पहुँच गया तो इस तरफ होगा। तो हमेशा ये रेडियस की तरफ है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमेशा ही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता। कोई कहे ना कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो फिर गलत हो जाएगा ये, क्योंकि हर मोमेंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल acceleration is always variable because it changes its direction, because it changes in direction, because it changes in direction। ठीक है, अच्छा सेंट्रीपिटल अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो 100% सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो लगना ही है ना? ये कॉमन सेंस वाली बात है। ऐसा कॉन्ट्रास्टिंगली क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एब्सेंट हो सकता है, जो आगे आगे अपन पढ़ने वाले। सो यहाँ पे लिखो, देयर इज ऑलवेज अ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो होता ही है सर्कुलर मोशन में, ठीक है? तो इसके बेसिस पे अब तुम्हें सवाल सॉल्व करने हैं और आज ही करने हैं। तो जो क्वेश्चंस मैंने मात्र 2 क्वेश्चन जो छुड़वाए थे तुमसे, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तो बोल दिया था, 7 क्वेश्चन अब तुमसे बन जाएगा और इलस्ट्रेशन का एग्जाम्पल 10.2 भी तुमसे बन जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन करना और जो मैंने आज पढ़ा उसको रिवाइज़ करना एक बार। ख़ास तौर पे ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को एक बार लिख के देखना, तो तुम्हारी कैलकुलस की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना? ये वाले को फिर से लिख के देखना पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और सारे रिजल्ट जो निकल के आए हैं उसको फिर से डेराइव करना। सो डेराइव द रिजल्ट्स।
डन इन द क्लास, डन इन द क्लास। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। अच्छा